नंबर ऑफ टीथ कम कर देंगे, अब भाई कहा समझो, अगर हम नंबर ऑफ टीथ कम कर दिया तो होगा क्या उससे? हमारा जो एक राउंड है, एक रिवॉल्यूशन है, उस एक रिवॉल्यूशन में, एक राउंड में हमने नंबर टीथ कम कर दिए, तो जो कांटेक्ट टाइम होगा वो एक टीथ के साथ में ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर एक टीथ के साथ में ज्यादा बढ़ेगा तो होगा क्या, उसका कांटेक्ट एरिया भी बढ़ जाएगा। अगर कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा तो इंटरफेरेंस कहां पर होता है? जो हमारा नीचे क्लियरेंस सर्कल होता है उसके पास में इंटरफेरेंस होता है, ऊपर तो होता नहीं है। अगर हमारा कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा, कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा, तो होगा क्या, नीचे वाला जो टूथ का एरिया है वो क्या होगा, उसमें ही चांसेस होता है वो वहां तक आएगा, जो पिनियन का गियर है वो वहां तक टच करेगा, जैसे ही वहां तक टच करेगा तो होगा क्या, हमारे इंटरफेरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब अगर हमने टीथ बढ़ा दिए तो होगा क्या, एक टीथ का जो गियर के टीथ है उससे कांटेक्ट टाइम कम होगा, कांटेक्ट टाइम जैसे ही कम होगा तो कांटेक्ट एरिया भी कम होगा, जहां पहले यहां तक टच कर रहा था वहां अब इतना ही टच करेगा, तो हमारा जो क्लियरेंस सर्कल है उसको टच करेगा ही नहीं, तो हमारे नंबर ऑफ टीथ अगर हम किस में बढ़ा देंगे, गियर टीथ में अगर हम बढ़ा देंगे तो होगा क्या, हमारा जो इंटरफेरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप कोल इंडिया या आईओसीएल या ओएनजीसी इन सभी सीबीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास में आंसर होता है वो आपके सामने होता है। अब देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा होगा, विच वन ऑफ द डायमेंशनलेस नंबर, डायमेंशनलेस नंबर कौन सा है जो सरफेस टेंशन से रिलेटेड है, ये तो आपको पता होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप वेबर नंबर पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, प्रेशर ऑफ फ्लूइड ड्यू टू हैमर ब्लो इज प्रोपोर्शनल टू, सडन अगर हम बाल्व का क्लोजर करते हैं तो उसके कारण एक प्रेशर वेव जनरेट होती है और जिसको हम प्रेशर हैमर ब्लो भी बोलते हैं। ये क्या रहती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के, ठीक है। तो डेंसिटी के नहीं होते, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नॉच सेंसिटिविटी के लिए क्यू के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन ऑफ वेयर के एफ क्या है, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, के टी थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है। तो क्या होता है, के एफ माइनस के वन अपॉन के टी माइनस के वन, वाइब्रेशन ऑफ ट्रांजिएंट इन नेचर ऑकर्स इन, डैम्प्ड वाइब्रेशन अगर होगा तो डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होगा, हमारा वाइब्रेशन धीरे धीरे डैम्प्ड आउट तो चला जाएगा और इस टाइप से कुछ कंडीशन बनेगी, तो ये क्या होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इन ट्रांजिएंट कंडीशन के लिए। प्रोडक्ट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड मास डेंसिटीज, अब ऐसे क्वेश्चंस जो है ना अगर आपको याद भी नहीं है ना तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। न्यू है काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और एम अपॉन वी क्या होती है, डेंसिटी होती है, ठीक है। अब जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है टाउ बराबर में क्या होता है, अगर हमें नहीं पता तो हम बाय फार्मूला भी जा सकते हैं, म्यू डी यू अपॉन डी वाई, तो डी यू अपॉन डी वाई करेंगे तो यू की वी अपॉन वाई, वाई मतलब क्या हो गया हमारा, वाई डिस्टेंस हो गया, तो वी अपॉन एल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी आ गया। टाउ बराबर में क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस के टू, और नीचे एरिया है तो एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, इसका हो गया, और यहाँ पर क्या है टी, नीचे क्या आ रहा है, वन अपॉन टी आ रहा है, तो अगर हम म्यू की यूनिट निकालेंगे तो म्यू की यूनिट कितनी आ जाएगी, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, म्यू की बात होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू होती है, क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। मास डेंसिटी क्या होती है, रो, रो का मतलब क्या होता है, मास, मास अपॉन एल क्यूब, तो यहाँ पे क्या है हमारा, एल की पावर टू टी की पावर माइनस के वन, अगर हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या होगा, मास हो जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है मतलब एल का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या है, समय है, टी की पावर माइनस के वन हो गया, यहाँ पर क्या है, एल की पावर थ्री है तो एल की पावर माइनस के थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन, ये आ गया। और यहाँ पर हमने इसका एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की भी, हमने एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के लिए भी निकाला था, यही दोनों सेम आया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होगा। लेकिन ये सभी कैलकुलेशन आपको अगर नहीं भी पता है ना तब भी आप बहुत फास्ट कर सकते हैं, आपको बाय डेफिनेशन अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्फेरिकल मेटल पाउडर आर प्रोड्यूस्ड बाय, स्फेरिकल मेटल पाउडर्स कैसे प्रोड्यूस किए जाएंगे, ऑटोमाइजेशन से। अब देखो ये ऑप्शन से हम जाते हैं, ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन से मेटल पाउडर बनेगा क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑक्सीडेशन से क्या होगा, अगर हमारा कोई भी मेटल है उसको हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो होगा क्या, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन की लेयर बन जाएगी, तो होगा क्या, नहीं होगा ना। रिडक्शन से होगा, नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से वो जो भी अगर पाउडर्स रहेगा वो इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएगा, लेकिन एटोमाइजिंग प्रोसेस से हमारा बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, साइड रैक एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल
इज द एंगल किसके, वाई विच द फेस ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड साइडवेज। जो फेस ऑफ साइडवेज है, जो हमारा फेस है, टूल का जो फेस है वो साइडवेज से कितना इंक्लाइन है, वो हमारा क्या हो जाएगा, साइड रैक एंगल कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में एक आपको एक 3D व्यूज देखना रहेगा, और 3D व्यू एक बार आप देख लेंगे तो आपके सारे एंगल क्लियर हो जाएंगे। इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इन इलास्टिक कोलिजन्स ऑफ बॉडीज नाइदर मोमेंटम, अगर इलास्टिक होगा तो, इलास्टिक मतलब क्या होता है, इलास्टिक मतलब उसके अंदर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम का लॉस नहीं होगा और काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, वो एज इट इज आ जाएगा। इलास्टिक मतलब जैसे हमारी इलास्टिक होती है ना, रबड़ इलास्टिक, रबड़ इलास्टिक होती है, अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो क्या होगा, एज इट इज पोजीशन पे आ जाएगी, इसलिए हम इलास्टिक बॉडी यूज करते हैं। अब ऐसे ही इसका है, मोमेंटम जो है, पहले जो मोमेंटम था वो बाद में भी मोमेंटम हो जाएगा उसका। ऐसे ही जो पहले की काइनेटिक एनर्जी थी, आफ्टर कोलिजन भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम रहेगी। तो ये हमारा क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहती हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्स फॉर अ नेगेटिव आइसोलेशन, ये तो 180 डिग्री होता है। वाइब्रेशन आइसोलेशन फोर्स आ फोर्स वाइब्रेशन सिस्टम इज पॉसिबल व्हेन, जब हमारा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू अंडर रूट 2 से ज्यादा होती है। किससे, अंडर रूट 2 से ज्यादा होती है, तो हमारा वाइब्रेशन आइसोलेशन होता है। अब एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया पूछा गया है, आ बॉडी ऑफ मास 100 kg, मास कितना है, 100 kg है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी दी हुई है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमें कितनी दी हुई है, ओमेगा, ओमेगा एन दी हुई है 10। ठीक है, अब हैज अ क्रिटिकल डैम्पिंग का फार्मूला क्या होता है, 2 अंडर रूट ऑफ km। अब k क्या है, हमारा जो भी स्प्रिंग है या जो भी बॉडी है उसका स्टिफनेस, और m क्या हो गई, हमारी मास हो गया। अब हमें मास तो दिया हुआ है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी अगर हमें दिया हुआ है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो यही होता है ना, बराबर में कितना है, 10 है। तो हमें मास दिया हुआ है, अगर हमें मास दिया हुआ तो हमें क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100, और के की वैल्यू के अपॉन एम, एम की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू में 100, यही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सी की वैल्यू निकालनी है, 2 अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 100 का स्क्वायर हो गया, एम की वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू में, यहाँ पर 100 बाहर आ जाएगा और इस 100 से 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2000 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपको नहीं भी पता है ना फार्मूला, तो आपको एक फार्मूला पता है तो आप उससे दूसरे फार्मूला पता कर सकते हैं, आपको एज इट इज फार्मूला पता होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना किसी से लिंक बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको नहीं पता है ना, सीसी का फार्मूला डायरेक्ट आपको नहीं पता, तो आपको क्या कर, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, theoretical velocity of jet at Vena contracta in terms of head of water is under root of 2gh। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज इक्वल टू, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड किसके बराबर में होता है, 1.013 वार, यही होता है ना। अब वार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10.3 मीटर। अब बार में अगर आपको पता है, ठीक है, बार क्या होता है, 10⁵ होता है। ठीक है, अगर हम रो जी एच से बात करें, रो जी एच, एच किसका लेना है, हमें वाटर का लेना है। अगर हम वाटर के लिए एच लेंगे तो रो किसका आएगा, वाटर का आएगा, जी किसका आएगा, वाटर का आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁵ रो हो गया, जी की वैल्यू 10 है, तो कितना हो जाएगा, 10⁴, यहाँ पर 10⁵ है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक 10 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 1.013 इंटू में 10। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज पता हो एज इट इज, जो आने वाली चीज है, आपको कुछ पता है तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आपको एज इट इज पता होने की जरूरत नहीं है। तो 10.3 मीटर हो गया। In a pair of spur gear with external involute profile, the interference of tooth can be minimized by increasing number of gear tooth, है ना। गियर टीथ की, अगर गियर टीथ है उनकी संख्या अगर हम बढ़ा देंगे, देखो अगर हम इसको बाय डेफिनेशन, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको ऐसे समझाते हैं। देखो, अगर ये हमारे पास में गियर है, ठीक है, ये गियर की बात को चल रही है ना, अब इसके अंदर गियर है और एक हमारा ये गियर है, ये हमारा पिनियन है, ये हमारा गियर है, ये हमारा पिनियन है। ठीक है, अब पिनियन में गियर कम होते हैं पहले से ही, और जो गियर है उसके अंदर गियर टीथ ज्यादा होते हैं। अब अगर गियर टीथ कम होंगे, ठीक है, अब तुम समझो गियर टीथ में गैप ज्यादा है, तो क्या होगा, जो हमारा पिनियन है
पिनियन के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया है, जो कॉन्टैक्ट टाइम है, वो कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाएगा। अगर कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाएगा तो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा तो वो कहीं न कहीं उसको ज़्यादा डिस्टेंस तक कवर करेगा। मतलब जहाँ उसका जो कॉन्टैक्ट पाथ था, अगर गियर टूथ प्रोफाइल ये है, इतना कॉन्टैक्ट प्रोफाइल था, अगर नंबर ऑफ गियर कम होंगे तो वो ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी ना उसका कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ेगा। नंबर ऑफ टीथ कम कर देंगे, अब भाई कहा समझो, अगर हम नंबर ऑफ टीथ कम कर दिया तो होगा क्या उससे? हमारा जो एक राउंड है, एक रिवॉल्यूशन है, उस एक रिवॉल्यूशन में, एक राउंड में हमने नंबर टीथ कम कर दिए, तो जो कॉन्टैक्ट टाइम होगा वो एक टीथ के साथ में ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर एक टीथ के साथ में ज़्यादा बढ़ेगा तो होगा क्या? उसका कॉन्टैक्ट एरिया भी बढ़ जाएगा। अगर कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा तो इंटरफेरेंस कहाँ पर होता है? जो हमारा नीचे क्लीयरेंस सर्कल होता है उसके पास में इंटरफेरेंस होता है, ऊपर तो होता नहीं है। अगर हमारा कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा तो होगा क्या? नीचे वाला जो टूथ का एरिया है वो क्या होगा? उसमें ही चांसेस होता है वो वहाँ तक आएगा। जो पिनियन का गियर है वो वहाँ तक टच करेगा। जैसे ही वहाँ तक टच करेगा तो होगा क्या? हमारे इंटरफेरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? अब अगर हमने टीथ बढ़ा दिए तो होगा क्या? एक टीथ का जो गियर के टीथ है उससे कांटेक्ट टाइम कम होगा। कांटेक्ट टाइम जैसे ही कम होगा तो कांटेक्ट एरिया भी कम होगा। जहां पहले यहां तक टच कर रहा था वहां अब इतना ही टच करेगा। तो हमारा जो क्लियरेंस सर्कल है उसको टच करेगा ही नहीं। तो हमारे नंबर ऑफ टीथ अगर हम किस में बढ़ा देंगे, गियर टीथ में अगर हम बढ़ा देंगे तो होगा क्या? हमारा जो इंटरफेरेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम एक अल्टरनेट बेस में भी हम सोच सकते हैं इसको। ऐसा नहीं कि मैं फार्मूला बेस ही पता हो, है ना? इन रिलेशन वी टी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन की जो कार्बाइड टूल्स के लिए जो वैल्यू है वो कितनी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, 0.22 0.25। ये सभी एक बार आप याद कर लेंगे ना, थोड़े छोटे छोटे हैं तो आप याद हो जाएगा। इन डीप ड्रॉइंग ऑफ सीट्स द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग ड्रॉ रेशियो डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ अ सीट। ये तो ठीक है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, ये तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आप टाइप ऑफ रीमर यूज्ड फॉर रीमिंग ऑपरेशन इन अ ब्लाइंड होल इज राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर, ठीक है। शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। बेंडिंग मूवमेंट दिया हुआ है 3, ट्विस्टिंग मूवमेंट दिया हुआ है 4, तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग दे दिया इन्होंने। अगर यहाँ पर इक्विवेलेंट बेंडिंग दे देता तब, इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट, तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए हमें पता है क्या है, एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इससे हमारा आंसर आ जाता है। वैल्यू 3 है, ट्विस्टिंग की 4 है, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इस बार देखो, इस बार क्या पूछा गया है? ट्विस्टिंग के लिए पूछा गया है। अगली बार किसके लिए पूछा सकता है? बेंडिंग के लिए पूछा सकता है। तो ये आपको ये प्रिपेयर रहना है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि देखो एक नंबर के क्वेश्चन पूछना है इनको, ज्यादा मेहनत नहीं करवाना है इनको। टू वॉल ऑफ सेम थिकनेस, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया हैव थर्मल कंडक्टिविटी इन रेशियो ऑफ 1:2। अब एक वॉल ए है आपकी, एक वॉल ए है, ठीक, थिकनेस भी सेम है, एरिया भी सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है के, ये के है, इसकी इसकी कितनी है? 2 के है। इफ द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस टू वॉल इज 2/3, इसमें डेल टी होता है और इसमें डेल थीटा होता है। इन दोनों का रेशियो कितना बोल रहे हैं? कितना है? 2/3 है, ठीक है। तो डेल टी बाई डेल थीटा, आप इनको तुरंत कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करो। 2/3। अब हमें क्या पता है? v बराबर में आई आर, ये फार्मूला पता है ना? तो ये फार्मूला आपको पता है, तो v क्या है? डेल टी है। आई क्या है? आई क्या फ्लो कर रहा है? क्यू। और आर, आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? एल अपॉन के ए, यही होता है ना थर्मल कंडक्टिविटी के केस में, ठीक। तो अगर हम, ये हमारी पहली वाली है, ये हमारा दूसरा वाला है, ठीक। अब यहाँ कलर दूसरा ले लेते हैं, जैसे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो, डेल टी, पहले वाले के केस में डेल टी, डेल टी बराबर में क्या हो जाएगा? Q1 L1 K1 A1, ठीक। अब डेल थीटा, डेल थीटा बराबर मतलब 2, क्या हो जाएगा? Q2 L2 K2 और A2, ठीक। अब हमारी लेंथ और एरिया दोनों सेम है, तो लेंथ भी काट दिया और एरिया भी काट दिया, लेंथ और एरिया, लेंथ और एरिया, ठीक। तो अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा? देखो ये कलर ज्यादा दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा? Q1, Q1 अपॉन Q2, ठीक। Q1 अपॉन Q2 और इन टू में क्या है? K2 अपॉन K1। K2 क्या था? 2K, तो 2K अपॉन K बराबर में क्या हो गया? 2/3 है, तो 2/3 कर दिया। 2 से 2 कट गया, K से K कट गया, तो Q1 बाई Q2 बराबर में क्या हो गया? 1/3 हो गया। यही आंसर हो गया देखो।
आपने कैलकुलेट कर लिया, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, और आपको अगर चीज़ें पता है तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लो वहाँ पर, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। लोएस्ट टेम्परेचर ऑकर इन वेपर कंप्रेशन साइकिल। अब वेपर कंप्रेशन साइकिल में सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे होगा? अब वेपर कंप्रेशन साइकिल कहाँ पे होती है? वेपर कंप्रेशन हमारे रेफ्रिजरेटर में होती है, एसी में होती है। अब अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे होता है? सबसे कम टेम्परेचर होता है फ्रीजर जोन में, फ्रीजर जोन में होता है ना। अब फ्रीजर जोन में जहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर, वो कौन सा है? हमारा एवेपोरेटर जोन है, क्योंकि कंप्रेसर तो बाहर लगा हुआ है ना, कंप्रेसर तो एक डिब्बे के अंदर बाहर बंद है, ठीक है, तो वो तो हो नहीं सकता है। एक्सपेंशन वाल्व जो पाइप जा रही है वो है एक्सपेंशन वाल्व, उसमें कहीं होगा। कंडेंसर, पीछे की जो कॉइल्स हैं वो कंडेंसर हो गई। तो हमारा फ्रीजर जोन कौन सा होगा? एवेपोरेटर जोन होगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। अगर आपने घर में एसी है, तो एसी में सबसे ज्यादा जो कम टेम्परेचर होता है वो कहाँ पे होता है? एसी जहाँ पे लगा हुआ है इंडोर यूनिट पे, वहीं पे होता है। तो अब आप देखो, अब एवेपोरेटर आपको नहीं पता, मान लिया कहाँ पर है, कंप्रेसर कहाँ पे? जो एक्सटर्नल यूनिट लगी हुई है वहीं तो है, उसी में तो लगा हुआ है कंप्रेसर, ठीक है। कंडेंसर, कंडेंसर कहाँ लगा हुआ है? कंडेंसर यूनिट भी वही होती है, उसी के अंदर फैन चल रहा होता है और बाहर कंडेंसर, बहुत सारी कॉइल्स होती हैं। एक्सपेंशन वाल्व, एक जो पतली सी ट्यूब आती है वो एक्सपेंशन वाल्व है। एक्सपेंशन वाल्व और एवेपोरेटर, अगर कंफ्यूजन हो भी रही है तो इन दोनों में होगी। अब आपको 50-50% चांसेस है, तो आपको हो सकता है सही भी हो जाए। और एक्सपेंशन वाल्व है, वाल्व से तो अंदर होगा नहीं, वाल्व, वाल्व से तो कूलिंग हो नहीं सकती, इतना तो मैथ लगाना ही पड़ेगा आपको। किससे होगी फिर? एवेपोरेटर से होगी, ठीक। वेलोसिटी पैरामीटर्स विद इन द गिवन फील्ड्स आर सेम व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर आर सेम, ठीक है। एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर इक्विवेलेंट वार टू स्प्रिंग इज गिवन बाय 16 पीडी स्क्वायर एन अपॉन जीडी की पावर 4। एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए बात हो रही है, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज कन्फाइंड टू मूव अलोंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इस फार्मूले से दी जाती है जिसमें टाइम दिया हुआ है, एस टी किस में? सेकंड्स में है। टाइम रिक्वायर्ड ऑफ फॉर द पार्टिकल टू रीच अ वेलोसिटी 76 मीटर पर सेकंड फ्रॉम इनिशियल कंडीशन टी इज इक्वल टू 0, डीएस अपॉन dt। तो डीएस अपॉन dt करेंगे तो क्या आ जाएगा? फोर, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है तो कितना आएगा? 12 टी का स्क्वायर, ये क्या था, ये माइनस था या प्लस था? माइनस, माइनस, तो क्या है? -32 हो जाएगा। वेलोसिटी कितना है? 76 है, 76 बराबर में 12 टी का स्क्वायर माइनस के 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 से 7 8 हो गया, और 7 3 10, 108 हो गया, बराबर में 12 टी स्क्वायर। 12 से काट दिया तो 9 आ गया, टी बराबर में कितना आ गया? 3 सेकंड। मतलब 3 सेकंड के टाइम में वेलोसिटी हमारी 76 पहुंच जाएगी। सिंपल। कास्ट आयरन पाइप्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड से, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्यों? क्योंकि पाइप बनाना है, पाइप बनाना है तो आपको जो एरिया है, जो पाइप है, पाइप के चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग सबसे बेस्ट होती है, अगर आपकी सिमिलर सर्कुलर स्ट्रक्चर कुछ बनाना है तो अल्फा आयरन हैज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड, ये फेराइटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, देखो ये दो क्वेश्चन आए, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल, एक तो डेफिनेशन से आया है और दूसरा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से डायरेक्ट पूछ लिया गया। तो एक ही क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन पूछ लिया गया। ऐसे ही बर्नौली इक्वेशन से पूछ लिया गया था। बर्नौली इक्वेशन क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन का। और वहीं कंटिन्यूटी इक्वेशन किससे है? मास कंजर्वेशन का। तो दोनों ही चीजों में डिफरेंशिएशन चाहिए आपको। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 3.51 किलोवाट हो गया, ठीक है। अब यूलर्स डायमेंशनलेस नंबर रिलेट्स टू प्रेशर फोर्स और इनर्शियल फोर्स। और देखो इसी से एक और क्वेश्चन पूछा गया था सरफेस टेंशन वाले से, ठीक है। जब भी सरफेस टेंशन की बात आएगी तो हमने क्या लगाया था? वेवर नंबर लगाया हुआ था, ठीक। अब देखो विस्कस फोर्सेस आ गया, इनर्शियल फोर्सेस आ गया, और बेयोंसी फोर्सेस आ गया। फॉर पावर मेजरमेंट फॉलोइंग डायनोमीटर इज यूज्ड फॉर पावर मेजरमेंट, ठीक है। व्हेन स्पीड इज हाई एंड विस्कस फोर्सेस इज स्मॉल, तो कौन सा होता है? टेस्ला फ्लूइड फ्रिक्शन डायनोमीटर। फॉर माइल्ड स्टील इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स लुक्स सिमिलर टू। अगर हम यहाँ पर ये बात करें, जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन है और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जब भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ते हैं ना, और जो हमें कर्व बताया जाता है ना, ये वाला, ये कर्व कौन सा है? ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं हमेशा, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। लेकिन यही अगर हमारा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेस रहेगा, तो ट्रू की कंडीशन में बस एक ही चीज चेंज हो जाती है कि जब भी हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो स्ट्रेस करते हैं इंस्टेंटेनियस एरिया को लेकर के करते हैं। अब देखो भाई, यहाँ तक तो यील्ड पॉइंट तक तो ठीक थी बात। अब यील्ड पॉइंट के बाद क्या होता है ना, कि हमारा एरिया कम होता चला जाता है, तो जो हमारा स्ट्रेस कम दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, वो एक्चुअली में बढ़ता चला जाता है। क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो यील्ड पॉइंट तक तो सिमिलर लगता है, लेकिन उसके बाद हमारा ये जो
ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दोनों ही डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। बैरोमीटर अगर 765 रीड कर रहा है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? अब बैरोमीटर अगर 765 है तो हमें कैलकुलेट करना है 10⁻³ इंटू में 9.81 इंटू में 765, ठीक है। अब एच जी में है तो 10⁻³ होगा, नहीं होगा, 13.6 होगा। डेंसिटी कितनी आएगी? डेंसिटी आएगी एच जी बैरोमीटर की, एच जी की पारे की आएगी 13.6, तो 9.81 टू 765, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास हमें आंसर आ जाए। व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू वेरियस क्रॉस सेक्शन से अगर हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कैविटेशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। कैविटेशन हमेशा अब देखो इस कैसे भी क्रॉस सेक्शन से हो, कुछ भी हो, हमारा जो ड्राफ्ट ट्यूब रहता है ना, अगर हम टरबाइन की बात करते हैं तो टरबाइन में हमारा जो ड्राफ्ट रहता है वहां पर कैविटेशन हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, क्योंकि कैविटेशन का होता है जब हमारा लो प्रेशर होता है, और लो प्रेशर में क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है वो बराबर हो जाता है वाटर के प्रेशर के बराबर में। तो होता क्या है, जैसे ही हमारा वेपर प्रेशर उस कंडीशन के बराबर में हो जाता है तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएंगे, बुलबुले बन जाएंगे, और बुलबुले बन जाएंगे तो वो बुलबुले बन जाएंगे तो पानी के अंदर बुलबुले हैं। अब जैसे ही हाई प्रेशर होगा तो बुलबुले फूटेंगे, बुलबुले फूटेंगे तो साउंड होगा और इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो कैविटेशन इसलिए हमारा लो प्रेशर की कंडीशन में क्रिएट होता है। नॉक इन आ डीजल इंजन, नॉकिंग डीजल इंजन में कब होती है, जब इंस्टेंटेनियस बर्निंग हो जाती है फर्स्ट पार्ट ऑफ चार्ज का, तब हमारी नॉकिंग क्रिएट होती है। सर्कुलर डिस्क इज रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, देन द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? देखो अगर हमारा सर्कल की बात कर रही है जब भी ना, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होगा, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, बस सिंपल, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे हो रहा है वही। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेफ्रिजरेंट R32 इज, ये तो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, -52 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर आपको पता है तो लगा सकते हैं। When a material solidify due to latent heat of fusion is known as thermal arrest, ठीक है। A column has an effective length twice the actual length. A column has an effective length twice the actual length, then the ends of column are fixed at one end, free at other end। देखो अब हम एक बात बताएं, अगर हमारे दोनों एंड पे फिक्स हैं, ठीक है, तो हाफ हो जाती है, हाफ, फिर एक, फिर 1/√2 होता है, फिर एक होता है, फिर और 2 टाइम्स हो जाता है, यही होता है ना। तो एक ए हो गया, फिर सिंपली सपोर्टेड रहता है, फिर सिंपली सपोर्टेड का एक फिक्स एंड है और एक हमारा फिक्स, एक हमारा फ्री है, ठीक है। इसमें जो फिक्स एट वन एंड और फ्री एट अदर एंड रहेगा तब हमारा डबल हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज कोरियोलिस कंपोनेंट, कोरियोलिस कंपोनेंट कब लगता है, जब क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होती है। आप पाइप 500 mm इन डायमीटर, 981 पाइप जो है वो 500 मीटर डायमीटर mm डायमीटर का है, 981 मीटर लॉन्ग है, इट डिलीवर्स वाटर एट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लॉस ऑफ हेड व्हेन फ्रिक्शन, एफ फैक्टर बराबर 0.08 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है तो क्या होता है 4FL v²/2gd। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो आप, ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको तो आप सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, फार्मूला पता है तो आप सॉल्व कर लेंगे, है ना, या फिर 64/डोलॉन नंबर से कर सकते हैं। अब इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉडलिंग प्रोसेस वाइंडर यूज्ड सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट क्या होता है, CO2 से बाइंड हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। ऑस टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज प्रैक्टिस्ड टू इम्प्रूव, ऑस टेम्परिंग क्यों करते हैं हम, टफनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। टेम्परिंग जब भी प्रोसेस होती है तो सॉफ्टनेस या टफनेस बढ़ाने के लिए होती है, तो टफनेस बढ़ाने के लिए, ठीक। तो अगर ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम 24 अगस्त होने वाला है, और इस 24 अगस्त के एग्जाम के लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर आपका गेट एग्जाम नहीं निकला है, क्योंकि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ हो नहीं सकती। आपको डायरेक्ट कोल इंडिया अपॉर्चुनिटी दे रही है 24 अगस्त को, इसलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कीजिए और इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको सारे के सारे CUET टेस्ट के लिए पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।